हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी पोयम 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर। दोस्तों, इस पोयम के अंदर वो एक करेक्टर जिसका नाम है लूसी, उसके बारे में लिख रहे हैं, जो कि एक तरीके से उनकी बेटी कैथरीन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे ये जो पोयम है वो इसकी हमेशा जैसी टोन नहीं है जैसी कि इसकी हमेशा होती है। इसकी पोयम्स की टोन थोड़ी टॉर्चर्ड टाइप की, पर फिर भी इसमें थोड़ी सी सफरिंग तो दिखाई गई है। वो इंसानों के कई गहरे जो दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, उनके बारे में बात कर रहा है, जैसे कि अपने बच्चे को खो देना। अब हम इसको देखते हैं लाइन बाय लाइन। स्टैंजा 1। 3 years she grew in sun and shower. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take. She shall be mine, and I will make a lady of my own. तो इस फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर हमें बता रहा है लूसी के बारे में। एक 3 साल की लड़की जो धूप में खेल रही है और बारिशों में भी खेल रही है, बट वो इतनी ज़्यादा प्यारी है पृथ्वी पे रहने के लिए कि प्रकृति खुद ही ये डिसाइड कर लेती है कि वो इस बच्चे को ले लेगी, क्योंकि वो इस पृथ्वी के लिए कुछ ज़्यादा ही प्यारी है। अब हम देखते हैं स्टैंजा 2। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, एंड विद मी द इल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain। तो यहाँ पे स्पीकर नेचर की वॉइस बने हैं इस ज़्यादातर पोएम के अंदर। वो देख सकते हैं कि कैसे नेचर इस छोटी बच्ची को खुद के लिए चाहती है, क्योंकि वो बच्ची बहुत ही प्यारी है। और अपनी बच्ची के जाने के बाद अब उसको ये लॉस हुआ है, इस पर रिस्पॉन्ड करना है। वो कहते हैं ये बोथ लॉ एंड इम्पल्स है। वो कहते हैं कि वो रिएक्ट करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उनसे उम्मीद भी की जाती है, और वो सब चीज़ें करेंगे जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है करने के लिए, बट वो बिना इम्पल्स के रिएक्ट नहीं करेंगे। वो अपनी फीलिंग्स तो बताएंगे, पर दुख को फिर भी अपने दिल में ही रखेंगे। वो कहते हैं कि जब वो इस धरती पे चलते हैं तो ये उनको स्वर्ग जैसी लगती है, और उन्हें उस बच्ची की प्रेजेंस यहाँ महसूस होती है एक ओवर सीइंग पावर के रूप में। अब हम अगला स्टैंजा देखते हैं। शी शैल बी स्पॉर्टिव एज द फॉन दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, एंड हर्स शैल बी द ब्रीथिंग बाम, एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स। अब हमारा जो पॉइंट है वो फिर से अपनी टोन को शिफ्ट करता है और लूसी पे फोकस करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि नेचर से कुछ खो देने का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि जो लूसी है वो एक्चुअल में वर्ड्सवर्थ की जो बेटी थी कैथरीन, जो पोलियो से मर गई थी, उसी का सिंबॉलिक करेक्टर है। वो कहते हैं कि लूसी उतनी ही स्पॉर्टिव होगी, यानी खेलने कूदने वाली, जैसे कि कोई फॉन होता है, एक हिरण का बच्चा जो पूरे लॉन में दौड़ता रहता है घास में, और खुशी से वो वाइल्ड होता है, वाइल्ड विद ग्ली भागता रहता है। वो कहते हैं कि वो बहुत कम समय पृथ्वी पे रही, दुनिया पे रही, पर अब वो अपनी नई जगह जहाँ भी वो गई है मरने के बाद, वहाँ पे भी वो खेलती होगी, भागती होगी एक फॉन की तरह, और वो एंजॉय करती होगी साइलेंस को और काम को, शांति को। अब हम देखेंगे स्टैंजा 4। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड, टू हर फॉर हर द विलो बैंड, नॉर शैल शी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। इस स्टैंजा के अंदर वो आगे इमेजिन कर रहे हैं कि लूसी अभी क्या कर रही होगी मरने के बाद, अब वो अपनी आफ्टर लाइफ कैसे जी रही होगी।
कि ज़रूर वो बादलों पे फ्लोट हो रही होगी और हम सबको पृथ्वी पे देख रही होगी। वो इमेजिन करते हैं कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें ना देखे। यहाँ पर एक तरह की साइलेंट सिंपैथी है पॉइंट को उसके प्रति, कि वो ज़रूर ऊपर से हमें देखती होगी। स्टैंजा 5। Two stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place, where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. वो आगे इमेजिन कर रहे हैं कि लूसी तो तारों को भी प्यारी होगी। वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो इंजॉय कर रही है, वो रात को मूव कर रही है और उसको तारे प्यार कर रहे हैं और सभी हेवनली बीइंग्स उसे प्यार कर रहे हैं। अब हम देखते हैं स्टैंजा 6। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, हर वर्जिन बूसम स्वेल, such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell. वो अपने विचारों में को बता रहे हैं कि अब वो इस दुनिया में तो नहीं जिंदा है, पर फिर भी वो एक्सपीरियंस करेगी सभी वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट को। वो बड़ी होगी, स्टेटली हाइट लेगी, वो मैच्योर बनेगी, उसके वर्जिन बूसम स्वेल करेंगे, मतलब उसका फिगर डेवलप होगा और वो प्रॉपर एकदम एक बड़ी लड़की जैसी बनेगी। जहाँ कहीं भी नेचर उसको ले गया है वहाँ पर ही वो बड़ी होगी। वो कह रहा है कि वो अब एक अलग रिल्म में रह रही है, पर वो वहाँ एग्जिस्ट कर रही है और वो वहाँ खुश है। अब देखेंगे स्टैंजा 7। Thus nature spake, the work was done. How soon my Lucy's race has run. She died and left to me this heath, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be. ये फाइनल स्टैंजा था। इसमें वो फिर से नेचर को रिफ़र कर रहे हैं और कह रहे हैं नेचर ही अथॉरिटी है। वर्क वॉज डन मतलब काम किया गया, लूसी अब नहीं है इस दुनिया में। स्पीकर यहाँ पे मातम कर रहे हैं, एक तरीके से मौन कर रहे हैं, पर फिर भी वो कहते हैं कि वो मुझे छोड़ के चली गई इन हालातों में। एक अजीब सी शांति है यहाँ पे, एक अजीब सा सन्नाटा है। उसके हंसने की आवाज़ यहाँ नहीं है, सिर्फ उसकी यादें हैं। अब वो इटर्निटी तक एक अच्छा आफ्टर लाइफ जिएगी। ये पोएम एक ग्रीफ की पोएम है, दुख की पोएम है। यहाँ पे एक तरह की सिंपैथी दिखाई गई है, कंफर्टिंग वर्ड्स दिखाए गए हैं। वर्ड्सवर्थ अपनी होप दे रहे हैं कि डेथ के बाद भी बेबी गर्ल की लाइफ अच्छी होगी। आई होप इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।